हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुपद को पढ़ने का काम किया था, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को देखेंगे, जो कि हम लोग का बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में जिससे हम लोग का लगभग 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो हम लोग का पूछा जाता है, जिसमें से हम लोग का कुछ क्वेश्चन जिसमें से हम लोग का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन हम लोग का 2 मार्क्स में भी, और एक क्वेश्चन जो वो 5 मार्क्स में भी हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर हम लोग किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, किस टर्म्स को हम लोग अलग अलग समझें। क्या टॉपिक का नाम दे रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग को समझना होगा इसमें क्या, कि रैखिक समीकरण क्या होता है। समीकरण का मतलब हम लोग का वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे हम लोग देख लिए क्या, 2x + 5 देख लिए हम लोग, 2x + 5 = 10। कोई एक हम लोग का वैल्यू दे दिया या कोई एक समीकरण दे दिया क्या, कि 2x + 5 = 10। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक समीकरण है। और इस समीकरण को सॉल्व करके हम लोग का क्या होगा कि एक x का जो वैल्यू है वो हम लोग को यहाँ से मिलता है। तो देखिए किस तरीके से, तो जैसे हम लोग 2x + 5 = 10, तो 2x = 5 हम लोग का लेफ्ट में प्लस में है, राइट साइड 10, और ये प्लस में तो दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में। तो 2x = कितना, 5, और x = 5/2। यही हम लोग का x का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग बच्चों क्या देखें कि ये जो हम लोग का समीकरण है, इसके बारे में देखिए कि हम लोग का किस टाइप का समीकरण है। तो यहाँ पे हम लोग रैखिक समीकरण, तो इसमें हम लोग रैखिक का मतलब क्या होता है, वैसा समीकरण जिसमें हम लोग का x का या जिसके फॉर्म में वो हम लोग का समीकरण होगा उसका अधिकतम पावर क्या होगा, 1 होगा। तो इस समीकरण में हम लोग का x का पावर 1 दिख रहा है, तो ये हम लोग का रैखिक समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का क्या है, दो चर वाले, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो चर वाले। तो यहाँ पे एक टर्म्स आप समझिए क्या, कि चर क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग दो टर्म्स की बात करेंगे। पहला टर्म्स हम लोग का हो जाएगा चर, और दूसरा टर्म्स हो जाएगा अचर। तो देखिए चर और अचर क्या होता है। जैसे हम लोग इस समीकरण को सॉल्व करके किसका वैल्यू लाए, x का, तो x हम लोग का हो जाएगा चर। और अगर हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और भी टर्म जैसे देखेंगे, उसमें हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का एक वेरिएबल है, तो ये हम लोग का कौन सा है, तो ये दो चर नहीं, ये हम लोग का हो जाएगा एक चर वाले, एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे हम लोग के टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्या, कि हम लोग का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए किस तरीके से होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखें, ax + by = c। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देखिए चर कौन सा और अचर कौन सा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू लाते हैं। तो हम लोग का चर क्या हो जाएगा, x और y, और अचर क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग का अदर अल्फ़ाबेट है, जैसे a b c। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि इसमें हम लोग का दो चर हो गया, दो चर, टॉपिक का नाम भी था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पे हम लोग चर कौन सा देखे, x और y दो था, एक वैल्यू और दूसरा। ये हम लोग का हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन हम लोग के टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या, कि दो दो समीकरण जो है वो हम लोग का एक साथ दे रहा होगा। यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं क्या, कि इक्वल टू के बाद सी है, तो इससे हम लोग का कोई तरह का फर्क नहीं पड़ता हम लोग का, कि इक्वल टू के बाद सी है या फिर पहले सी होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो ये कैसा होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब क्या होगा, इसी टाइप का दो समीकरण लिखेंगे। ये हम लोग का किस टाइप से, तो ax या a1x + b1y = c1, और दूसरा a2x + b2y = c2। तो यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों क्या देख लिए, कि ये हम लोग का जो समीकरण दे रहा है वो हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब पहला समीकरण हम लोग का ये हो जाएगा और दूसरा समीकरण ये, तो हम लोग का पेयर के फॉर्म में हो गया, तो जिसका नाम हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इससे आगे के कुछ टर्म्स को देखेंगे क्या, कि किस तरीके से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। और इसमें बच्चों एक बात जानना होगा क्या,
कि जरूरी नहीं कि हम लोग का 2 समीकरण दे दिया तो उसका हम लोग हल फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो अगले हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें हम लोग किस तरीके से किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कब हम लोग का उसका सॉल्यूशन होता है या कब उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए। अब इससे आगे बच्चों हम लोग बात करेंगे कि कब हम लोग का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन पॉसिबल है या मतलब उसका हल हो सकता है या कब उसका हल जो वो नहीं हो सकता है। तो जैसे हम लोग एक और टर्म्स देख ले बच्चों क्या कि जैसे हम लोग का 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण के बारे में एक बात हम लोग को जानना जरूरी है कि जब हम लोग उसका ग्राफ बनाते हैं तब हम लोग का क्या होता है, एक तरीके का स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधा लाइन मिलता है, जिसकी वजह से इस टाइप के समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं क्या कि कब हम लोग का रैखिक समीकरण का हल हो सकता है या कब हम लोग का हल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए क्या कि यहाँ पे हम लोग का 2 समीकरण जो वो दे रहा होगा, एक पहला और ये दूसरा। पहला समीकरण हम लोग का a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरा हम लोग का a2x प्लस b2y इक्वल टू प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब भी दे रहा होगा तो इसी टाइप से हम लोग का 2 समीकरण जो वो एक साथ दे रहा होगा और उसी को हम लोग को सॉल्व किसी न किसी तरीके से करना होता है। तो जैसे हम लोग को कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि के का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू क्या बताइए, एम का वैल्यू बताइए, और जिसके लिए यही सारा हम लोग का कोई ना कोई एक कंडीशन दे दिया। तो प्यारे बच्चों हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना होगा कि कब हम लोग समझेंगे कि कौन से समीकरण का हल किया जा सकता है या कब हम लोग का उसका हल नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोनों में हम लोग का x का कॉफिशिएंट मतलब x के साथ गुणांक में a1 है और दूसरे में a2 है, y का जो गुणांक होगा b1 और b2, और अचर पद जो यहाँ पे हम लोग का कॉन्स्टेंट टर्म्स जो है 3 में से हम लोग का 2 टर्म्स x और y के साथ और एक टर्म्स जो होगा जिसमें हम लोग का x और y वाला कोई टर्म्स नहीं होगा, तो इसी को हम लोग अचर पद के नाम से जानते हैं। तो जब हम लोग चेक करेंगे तो इसमें हम लोग को क्या देखना होता है कि अलग अलग टाइप का हम लोग 3 कंडीशन टोटल लिखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पहले कंडीशन में बच्चों देखिए क्या है, एकमात्र हल। एकमात्र हल कब होगा, जब हम लोग का a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये हम लोग को चेक करना है कि इसका हल होने वाला है या एकमात्र हल होगा या अनगिनत हल होगा या कोई हल नहीं, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि बारी बारी से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू जो बच्चों फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एकमात्र हल। एकमात्र हल के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। एकमात्र हल में जब हम लोग उसका ग्राफ बनाते हैं तो देखिए बच्चों किस टाइप का ग्राफ मिलता है, प्रतिच्छेदी रेखा मिलता है। प्रतिच्छेदी का मतलब हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, लिख लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें हम लोग का कोइंसिडेंट लाइन और इसमें हम लोग का पैरेलल लाइन। अब देखिए हल का मतलब क्या होता है कि जैसे एक ग्राफ मिल गया दूसरा ग्राफ मिल गया और दोनों जिस पॉइंट पर हम लोग का कट कर रहा होगा वही हम लोग का क्या होगा, इस दोनों समीकरण का एक सिंगल सॉल्यूशन, मतलब जब एकमात्र हल होगा तो यही हम लोग का इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या होगा, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वही उसका हल होता है। उसी तरीके से हम लोग बच्चों यहाँ पे जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग एकमात्र हल उस कंडीशन में मिलता है। अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है और उस टाइप के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं कि अविरोधी युग्म के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी तरीके से बच्चों हम लोग इसमें दूसरे टाइप का देखें तो जब हम लोग का अनगिनत हल, तो अनगिनत हल या अनंत हल कब होता है, तो देखिए जब हम लोग का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे हम लोग का जब तीनों का वैल्यू हम लोग का बराबर मिल जाए तो उस कंडीशन में हम लोग का अनगिनत हल होता है। उस टाइप के समय उसमें हम लोग का ग्राफ जो होगा वो संपाती, संपाती का मतलब बच्चों क्या, ये तो हम लोग का हो जाएगा प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी लिख लीजिए यहाँ पे, इस टाइप का जो होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी। संपाती का मतलब क्या होता है, देखिए संपाती का मतलब हो गया एक लाइन हो गया और जब दूसरे लाइन का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये भी हम लोग का क्या होगा, इसी पे आ जाएगा। मतलब क्या, दोनों लाइन हम लोग का जब एक ही जगह पे आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे संपाती। और तीसरा कंडीशन कि यदि हम लोग का a1/a2 और b1/b2 पहला दोनों तो हम लोग का बराबर हो जाए और तीसरा क्या हो जाए, अगर अलग हो जाए तो हम लोग समझ जाएंगे क्या कि उस कंडीशन में दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है और उसमें हम लोग का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हम लोग का समांतर रेखा मिलता है। अब देखिए समांतर रेखा मिला और उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको विरोधी युग्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक और बात हम लोग देखेंगे क्या कि देखिए ये दोनों लाइन हम लोग का एक ही जगह पे मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एकमात्र हल मिला है। ये दोनों लाइन हम लोग का हर जगह पे एक दूसरे से मिल ही रहा है, अनगिनत या अनंत हल। और ये हम लोग का जब दो समांतर रेखा मिल रहा है
दो लाइन हम लोग का क्या होगा, कभी भी एक दूसरे से मिलता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में बच्चों हम लोग बोलेंगे क्या, ये लाइन जो हम लोग का होगा वो किस टाइप का होगा, समांतर रेखा होगा। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। और एक बात बता दें आप लोगों को कि इसी से रिलेटेड हम लोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे क्या कि किस तरीके से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का काम जो करते हैं और उसका कितना सारा जो है वो मेथड है। तो इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग उसकी बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग बात करें कुछ एग्जाम्पल का, जिसमें हम लोग का पता चलेगा क्या कि कब कौन से समीकरण का हम लोग हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग का एग्जाम्पल दे रहा है कि दिखाएं कि समीकरण निकाय 3x - 5y = 7 एवं 6x - 10y = 3 का कोई हल नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग किस तरीके से, यहाँ पे पहले हम लोग आंसर में क्या करेंगे, दोनों समीकरण को लिख लीजिए। तो पहला समीकरण दे रहा था 3x - 5y = 7 और दूसरा दे रहा है 6x - 10y = 3। यहाँ पे हम लोग बच्चों एक बात जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा क्या कि जैसे हम लोग का x और y वाला टर्म्स अगर एक तरफ है तो दोनों में एक ही तरफ होगा। कांस्टेंट अगर पहले वाले में राइट साइड में है तो दूसरे वाले समीकरण में भी बच्चों राइट साइड में ही होना चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग किस तरीके से, यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे a1 का, फिर a2 का। a1 देखिए पहले वाले में x के साथ कितना 3, दूसरे वाले में 6, पहले वाले में y के साथ -5, तो b1 का वैल्यू -5 और b2 का वैल्यू -10, c1 का 7 और c2 का 3। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग पहले क्या करेंगे, a1/a2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए a1/a2 क्या मिलेगा, तो 3/6 सॉल्व करके 3 के टेबल में 2 बार में 6 तो 1/2, b1/b2 फाइंड आउट करिए तो -5 डिवाइडेड बाई -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10 कैंसिल, तो ये भी 1/2। मतलब क्या हुआ बच्चों कि a1/a2 का जो वैल्यू मिला वही हम लोग का b1/b2 का भी मिला। अब क्या करिए c1/c2 फाइंड आउट करिए। तो इधर हम लोग का कितना 7 और इधर कितना 3, और ये कटने वाला नंबर नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि देख लीजिए, इसीलिए a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब क्या है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ गया बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या है कि c1/c2 इक्वल नहीं आया, इसीलिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी से रिलेटेड हम लोग 2-3 और एग्जाम्पल देखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए और कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को तुलना कर ज्ञात करें कि दिए गए समीकरण का हल जो वो असंगत, असंगत का मतलब ये होता है जिसका कोई हल नहीं हो। यहाँ पे बच्चों हम लोग देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन देखे थे क्या कि जब हम लोग को समीकरण दे रहा हो तो पहला समीकरण हम लोग का 3x + 12y = 5, दूसरा समीकरण 2x + 8y = 7। यहाँ पे हम लोग पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे a1/2 b1/b2 और c1/c2 पहले फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करिए, a1 फाइंड आउट करिए, a2 फाइंड आउट करिए। x के साथ पहले समीकरण में 3, दूसरे वाले में 2, b1 का वैल्यू 12 और b2 का वैल्यू 8, उसके बाद हम लोग c1 का वैल्यू 5 और c2 का वैल्यू 7। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या किए, a1/a2 फाइंड आउट कर लिए, b1/b2 और c1/c2। अब देखेंगे सबका हम लोग a1/a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1/a2 कितना, तो 3/2, a1 का वैल्यू 3 और a2 का वैल्यू 2, तो हम लोग पुट कर लिए। ये कटने वाला नंबर है नहीं है तो ये यही रह जाएगा b1/b2, तो b1 का वैल्यू 12 और b2 का वैल्यू 8, 3 के टेबल में 2 के टेबल में 4 के टेबल में 3 टाइम, 4 के टेबल में 2 टाइम, तो हो जाएगा 3/2। उसी तरीके से c1/c2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा हम लोग को a1/2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही फाइंड आउट नहीं करना होता। इसमें क्या हुआ कि a1/2 और b1/b2 हम लोग को दोनों इक्वल आ गया, इसलिए हम लोग c1/c2 फाइंड आउट करिए, कितना 5/7। मतलब क्या कि ये तीनों जो आपस में हम लोग का बराबर, पहला दोनों तो बराबर है, इसलिए a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसीलिए दिए गए समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। असंगत का मतलब होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो बच्चों इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसको समझने में अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, उसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो जिसमें देखिए क्या दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा चेंज किया गया। किस तरीके से, तो अब तक हम लोग को सिद्ध करना होता था कि उसका हम लोग का कोई हल नहीं है, या संगत है या
और संगत है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग का ये बात दिया हुआ है कि उसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं दिया हुआ है। और आपको दो समीकरण भी दे रहा है, तो पहले आंसर में लिखिए। आंसर में क्या हम लोग लिखेंगे, दोनों समीकरण, तो के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा समीकरण के माइनस 1x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे पिछले ही क्वेश्चन के जैसे क्या करेंगे, a1 a2 फाइंड आउट करिए, b1 b2 और c1 c2। तो देखिए a1 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू कितना, फिर b1 b2 और c1 c2। a1 में देखिए x का कॉफिशिएंट मतलब x के साथ क्या है, k है, दूसरे वाले में x के साथ तो k माइनस 1, b1 यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे 2 और दूसरे पहले वाले में लास्ट में 1 और दूसरे में 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि k के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है। तो समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का, चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, इसीलिए अब देखिए क्या करिए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 का वैल्यू तो k बाई k माइनस 1 इक्वल टू b1 बाई b2 1 बाई 2 इक्वल टू c1 बाई c2 1 बाई 3, यहाँ पे हो जाएगा नॉट इक्वल टू। अब देखिए ये वैसे भी हम लोग का क्या है कि b1 बाई b2 और c1 बाई c2 बच्चों हम लोग का इक्वल नहीं है, तो हम लोग बस a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का यूज करेंगे। इसको बना दीजिए फर्स्ट और इसको बना दीजिए सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड से तो क्या हो जाएगा, k बाई k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2k इक्वल टू 1 इंटू के माइनस 1, तो 2k इक्वल टू के माइनस 1, 2k माइनस के इक्वल टू माइनस 1, k इक्वल टू माइनस 1। यही बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हम लोग को तीसरे का यूज करना कोई ज़रूरी इसके लिए नहीं है। तो k का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा, -1। यही बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग उसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, m के किस मान के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। यहाँ पे फिर हम लोग का बच्चों क्या दे रहा है, एक समीकरण यहाँ पे और दूसरा समीकरण यहाँ पे, और उसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि कोई हल नहीं है जिसके लिए m का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आंसर में दोनों समीकरण को लिख लें। तो सब पहला समीकरण 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, दूसरा 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2m प्लस 1। तो देखिए बच्चों इसी तरीके से हम लोग का दो समीकरण दिया हुआ है। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, a1 का a2 का, a1 का वैल्यू x के साथ पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 2m माइनस 1, b1 का पहले वाले में y के साथ 1 और दूसरे वाले में y के साथ तो b2 इक्वल टू m माइनस 1। अब c1 के लिए 1 और c2 के लिए 2m प्लस 1। इस क्वेश्चन में हम लोग का यहाँ पे का कोई हल नहीं है। अब देखें तो यहाँ पे बच्चों हम लोग अब यदि या चूंकि दिए सब गए समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसीलिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब बच्चों सबका वैल्यू लिखिए, a1 बाई a2 कितना, तो 3 बाई 2m माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई m माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई 2m प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा नॉट इक्वल टू। अब फिर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फिर बच्चों यहाँ पे हम लोग फर्स्ट और सेकेंड का यूज करेंगे, और सेकेंड थर्ड के लिए हम लोग को क्या दे रहा है, बीच में नॉट इक्वल टू, तो एक बार हम लोग फर्स्ट सेकेंड का यूज करते हैं और वही वैल्यू फिर हम लोग जो m का मिलेगा वही हम लोग सब में एक बार पुट करके चेक कर लेंगे कि अगर हम लोग का उसके लिए क्या हम लोग का c1 बाई c2 इक्वल अगर नहीं होगा तब तो हम लोग का आंसर सही है, लेकिन अगर c1 बाई c2 भी हम लोग का इस सबके इक्वल ही आ जाए तो फिर हम लोग का देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे। वैसे हम लोग का क्या होता है, इसको सॉल्व करने के बाद एक ही m का वैल्यू मिलता है, और जिसके लिए हम लोग का c1 बाई c2 क्या होता है, बराबर नहीं होता। तो देखिए किस तरीके से, तो पहले वाले समीकरण में तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 और 2 से, 1 और 2 से
तो 1 में क्या था 3/2m-1, तो 3/2m-1 इक्वल टू 1/m-1। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू m-1 इक्वल टू 1 इंटू 2m-1, तो 3m-3 2m-1, m को एक तरफ, तो 3m - 2m 3 - 1 m इक्वल टू 2। अब देखिए कि m का वैल्यू अगर हम लोग इसमें अगर 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का, और 2 और 3 से अगर हम लोग करते हैं, या फिर हम लोग m का एक ही वैल्यू मिला है। अब देखिए इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/m के बदले 2, तो 2 इंटू 2 - 1 इक्वल टू 1/2 - 1 इक्वल टू या नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू 2 2m + 1, तो 2 इंटू 2 + 1। तो यहाँ पे देखिए 3 ये 2 to the 4 में से 1 जाएगा 3, 1/1 नॉट इक्वल टू 1/5। तो ये वाला टर्म्स तो हम लोग का फॉलो कर ही रहा है, इसीलिए m इक्वल टू 2, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन होता है और कितने तरीके से बच्चों हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का काम जो वो करते हैं। तो इसको सभी लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब इससे आगे बच्चों हम लोग बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कितना सारा हम लोग के पास मेथड होता है। तो देखिए अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग को इसमें 4 मेथड जो वो पढ़ना है। कौन कौन सा, तो पहले नंबर पे हम लोग आता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरे नंबर पे लुप्तीकरण। और प्रतिस्थापन को हम लोग इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं। लुप्तीकरण विधि को एलिमिनेशन मेथड से वज्र गुणन विधि, तीसरा मेथड कौन सा वज्र गुणन विधि, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं। और चौथे नंबर पर हम लोग का आता है बच्चों ग्राफीय विधि। और ये हम लोग का क्या है, इससे हम लोग का एक क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली जो वो पूछा जाता है। तो इसको सभी लोग इस मेथड को लिख लीजिए। फिर हम लोग बारी बारी से सारे मेथड से कुछ कुछ करके क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को जिस टाइप का हम लोग का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात हम लोग करेंगे। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि रैखिक समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से हल करते हैं। तो इसमें हम लोग दो क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से हम लोग का पहला क्वेश्चन है 8x + 5y = 9 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 4। तो देखिए इसमें हम लोग एक समीकरण को जो जैसे था उसको उसी तरीके से लिख देते हैं। मेथड का नाम ही क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, तो प्रतिस्थापन में एक समीकरण को हम लोग जैसे का तैसे छोड़ दिए और दूसरे समीकरण को हम लोग सॉल्व करके या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू, किसी भी एक का x या y किसी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करके फिर हम लोग पहले वाले समीकरण में पुट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग का कोई एक वैल्यू मिल जाता है, या तो x का मिल जाए या तो y का मिल जाए। तो देखिए इसी समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x = 4 - 2y। देखिए 3x + 2y = 4 को हम लोग क्या किए, एक तरफ x वाले को रखे तो 3x और दूसरी तरफ 4 था, और ये 2y जो प्लस में है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में। x = कितना 4 - 2y/3, इसी को बना दीजिए समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 में किसका x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 था 8x + 5y, तो लिखिए 8x के बदले 4 - 2y/3 + 5y = 9। 8 को देखिए 3 से तो कटने वाला नहीं है तो सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 4 जा 32 -8 2 जा 16y/3 + 5y/1 = 9। अगले स्टेप में 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 32 - 16y प्लस है तो प्लस, एक के टेबल में 3 बार में तो 3 5 जा 15y = 9। अब इससे आगे देखिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक स्टेप और, तो क्या मिल जाएगा 32 - 15y में से 16y तो -y/3 = 9। इसके बाद हम लोग का 32 - y = 9 × 3, 32 - y = 27, 32 - 27 = y = 32 में से 27 जाएगा तो 5। समीकरण, अब देखिए क्या करेंगे, एक में तो रख दिए थे अब 2 में रखिए। तो समीकरण 2 में
y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 में x क्या था, x बराबर 4 माइनस 2y, तो 4 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 5 बाई नीचे 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 बाई 3, x इक्वल टू माइनस 6 बाई 3, 3 2 जा तो माइनस 2, इसीलिए x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 5। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों इस समीकरण का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि क्या हम लोग प्रतिस्थापन विधि को किस तरीके से बनाने का काम करते हैं। इसको फिर से हम लोग एक बार समझ ले कि दो समीकरण जैसे दे रहा होता है तो उसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक समीकरण को सिंप्लीफाई कर लिए, एक समीकरण को छोड़ दिया, दूसरे वाले को सिंप्लीफाई करके हम लोग या तो x का या तो y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट किए तो y के पद में मिला हम लोग का 4 माइनस 2y बाई 3। अब जो वैल्यू मिला हम लोग का x का वो पहले वाले समीकरण में पुट कर लिए और पहले वाले समीकरण में सॉल्व करके फिर हम लोग का ये समीकरण पहला वाला क्या था y के पद में मिल जाता है, जिसको सॉल्व करके हम लोग को y का वैल्यू मिल जाए और जब y का न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए तो दूसरे समीकरण में हम लोग पुट करके फिर x का वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जिस तरीके से हम लोग का क्या होता है कि y का वैल्यू मिल जाता है और x का भी, तो यही हम लोग का इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग इसी मेथड से एक और क्वेश्चन जो है देखेंगे, लिख लीजिए। इसी तरीके से बच्चों हम लोग प्रतिस्थापन विधि का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो क्या दे रहा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। इसमें भी सेम वर्क, ये पहला समीकरण अब दूसरे को सॉल्व करिए। यहाँ पे भी हम लोग का x इक्वल टू कितना, तो देखिए दूसरे तरफ 3 माइनस 2y, इसको बना दीजिए समीकरण 2। अब क्या है बच्चों, ये पिछले क्वेश्चन के मुकाबले जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है हम लोग का। तो अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 था 3x x के बदले 3 माइनस 2y माइनस 5y माइनस 5y इक्वल टू 20, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6y माइनस 5y इक्वल टू 20। अब देखिए हम लोग का 9 माइनस 6 और 5 11y इक्वल टू 20 माइनस 11y इक्वल टू 20 माइनस 9 y इक्वल टू 11 बाई माइनस 11 कैंसिल y इक्वल टू माइनस 1। अब यही में हम लोग क्या करिए, तो समीकरण 2 में किसका y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था x इक्वल टू 3 माइनस 2y, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू माइनस 1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू माइनस 1। यही बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि को देखने का काम किए। अब इससे आगे हम लोग लुप्तीकरण या विलोपन विधि को देखने का काम करेंगे। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इन केस की अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग इससे आगे देखेंगे विलोपन या लुप्तीकरण विधि क्या होता है। तो जैसे हम लोग इससे पहले देखे थे प्रतिस्थापन विधि, तो लुप्तीकरण या विलोपन में क्या होता है, देखिए समीकरण दे रहा है 3x माइनस 7y इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन 11x प्लस 5y इक्वल टू 87। देखिए हम लोग का इसमें क्या है, दोनों समीकरण में x और y वाला लेफ्ट साइड है और कांस्टेंट टर्म्स जो है वो राइट साइड है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक को बना दीजिए इक्वेशन 1 और दूसरे को इक्वेशन 2। अब इसमें नियम क्या कहता है कि या तो हम लोग दोनों ही समीकरण में या तो x वाले टर्म्स को इक्वल करिए या तो फिर y वाले टर्म्स को इक्वल करिए। आपकी मर्जी कि आप x वाले को या y वाले जिसको मर्जी उसको इक्वल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग y वाले को इक्वल करते हैं। रीजन क्या है, y वाले को इक्वल क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक में y वाले के साथ माइनस में और एक वाले में y के साथ प्लस में, तो दोनों को हम लोग y वाले को इक्वल बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करके। तो किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे पहले वाले में 7 है y के साथ, तो उससे मल्टीप्लाई करिए दूसरे वाले को, मतलब पहले वाले में 7 तो दूसरे वाले में, और दूसरे वाले में 5 तो पहले वाले में। यही बात को लिख लीजिए समीकरण 1 इंटू, तो 1 समीकरण को कितने से 5 से, एवं समीकरण 2 को 7 से। अब यहाँ पे हम लोग का सिंबल जो है वो या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो एक स्टेप पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले समीकरण को 5 से करिएगा तो 5 3 जा 15x माइनस 7 5 जा 35y इक्वल टू 7 5 जा 35। दूसरे वाले में 7 से, तो 7 11 जा 77x प्लस 7 5 जा 35y
इक्वल टू 87 को 7 से 7 7 जा 49 कैरी 4 8 7 जा 56 और 4 60। यहाँ पे हम लोग लाइन बनाइए। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें हम लोग का कुछ टर्म्स हम लोग का प्लस में और कुछ टर्म्स हम लोग का माइनस में। मतलब क्या कि जिसको हम लोग इक्वल बना रहे थे, एक माइनस में और एक प्लस में, तो अभी हम लोग का दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। मतलब यहाँ पे करेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि पहले से दोनों का क्या है, साइन जो है वो चेंज। अगर साइन हम लोग का सेम रहता, यहाँ पे हम लोग माइनस करते और नीचे सबका फिर साइन बदल लेते। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग का क्या मिलेगा, 35y प्लस में 35y माइनस में कट जाएगा। अब देखिए दोनों पे ऐड करेंगे तो x का x 5 और 7 12 का 2 कैरी 1 7 1 8 1 9। राइट साइड में 5 9 14 का 4 कैरी 1 3 1 4 और 6 का 6। x इक्वल टू 644 बाई 92 7 टाइम्स x इक्वल टू 7। अब इसके बाद हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में x के बदले कितना, तो x का वैल्यू मिला 7। फर्स्ट इक्वेशन था 3x माइनस 7y, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 7 माइनस 7y इक्वल टू 7। तो 3 7 जा 21 माइनस 7y इक्वल टू 7, 21 माइनस 7 बराबर 7y, 21 में से 7 14 इक्वल टू 7y। y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए एक तरफ 14 और ये 7 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में y इक्वल टू 2, इसीलिए x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 2। यही हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस मेथड से हम लोग विलोपन विधि का पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, इसको सभी लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो है देखेंगे। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से इसका सेकेंड क्वेश्चन देखें। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, तो देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एवं 3x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर। अब देखिए पहला इक्वेशन, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको बना दीजिए समीकरण 1। और उसी तरीके से हम लोग एवं दूसरा 3x इक्वल टू 2y प्लस 7, इसमें भी सारे टर्म्स पहले वाले में लेफ्ट में तो दूसरे में भी लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या मिल गया है, तो पहले और दूसरे समीकरण दोनों में हम लोग का x के साथ जो टर्म्स है वो हम लोग का सेम ही है। पिछले क्वेश्चन हम लोग का सेम नहीं दे रहा था तो बच्चों, तो क्या किया था हम लोग दोनों को सेम बनाए थे। इसमें पहले से सेम दे रहा है, तो लिखिए समीकरण 1 माइनस 2 से। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पहले वाले में भी 3x और दूसरे वाले में भी 3x, x वाला टर्म्स सेम है। तो लिखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। माइनस किया क्योंकि हम लोग को साइन चेंज करना था, ये प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, अब माइनस में तो प्लस। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, 2y में से 5y तो माइनस 3y, अब 7 में से 4 तो प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3, y इक्वल टू माइनस 3 बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 1। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, 3x माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/3, x इक्वल टू 3। इसीलिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। कहीं अगर समझने में किसी प्रकार की परेशानी तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे वज्र गुणन विधि, लिख लीजिए इसको सभी लोग। तो बच्चों हम लोग इससे आगे बात करेंगे वज्र गुणन विधि। तो देखिए वज्र गुणन विधि में हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यही हम लोग का क्वेश्चन क्या दे रहा है, 6x प्लस 5y इक्वल टू 11 और 9x प्लस 10y इक्वल टू 21। तो पहले हम लोग इसमें समीकरण किस फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब सारा टर्म्स हम लोग का क्या होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए। तो पहले लिख लीजिए 6x प्लस 5y
इक्वल टू 11 था, तो इसको हम लोग उस तरफ ले जाइए तो -11 इक्वल टू 0 एवं दूसरा समीकरण 9x प्लस 10y, तो 9x प्लस 10y माइनस 21 इक्वल टू 0। सारे टर्म्स को हम लोग x वाला, y वाला और कांस्टेंट को एक तरफ कर लिए। अब इसके बाद बच्चों हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे लिख लीजिए x, यहाँ पे लिख लीजिए y और यहाँ पे लिख लीजिए 1। नियम क्या कहता है कि जब हम लोग x लिख लिए, x वाले टर्म्स को ढक दीजिए, x वाले को ढक दीजिएगा तो क्या होगा, बचेगा y वाला और कांस्टेंट। तो y वाला कितना, 5 और 10, x वाले के एक तरफ लिख लीजिए 5 और 10 और दूसरी तरफ -11 और -21। y के लिए आइए, y वाले को ढक दीजिएगा, तो y वाला ढक दीजिएगा तो एक तरफ कितना बचेगा, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग y वाले टर्म्स को ढक दिए, तो y वाला ढक दिए तो क्या बचा, -11 -21 एक तरफ लिखा हुआ है और एक तरफ बचेगा 6 और 9। आइए 1 के लिए, तो कांस्टेंट टर्म्स को ढकिए, एक तरफ 6 9 दिख रहा है और दूसरा 5 और 10, 5 और 10। इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको लिखने का काम किए। अब अगले स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल बाय, अब यहाँ पे हम लोग बच्चों क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो किस तरीके से, तो पहले मल्टीप्लाई इस दोनों को और फिर मल्टीप्लाई इस दोनों को, तो यहाँ पे कितना, तो 5 को -21 से, तो 5 को -21 से 5 इंटू -21 माइनस 10 को फिर -11 से, ये माइनस हम लोग का फॉर्मूला वाला आता है, इक्वल टू y बाय, सेम वर्क यहाँ पे फिर -11 को 9 से, तो लिखिए -11 इंटू 9 और माइनस फिर यहाँ पे इस तरफ तो -21 इंटू 6 इक्वल टू 1 बाई 6 इंटू 10 माइनस 9 इंटू 5। क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे, x डिवाइडेड बाई 5 को 21 माइनस 105 माइनस माइनस प्लस 110 इक्वल टू y बाई -99 प्लस 21 6 जा 126 इक्वल टू 1 बाई 16 जा 60 माइनस 45। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं, x डिवाइडेड बाई 110 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 इक्वल टू y बाई कितना 126 में से 99 तो 27 और 1 बाई 65 में 60 में से 45 तो 15। ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड। अब देखेंगे बच्चों किस तरीके से, तो फर्स्ट और थर्ड से, तो x बाई 5 इक्वल टू 1 बाई 15, x इक्वल टू 5 बाई 15, 5 3 जा 1 बाई 3 एवं 2 और 3 से, तो 2 में क्या था, तो y बाई 27 इक्वल टू 1 बाई 15, y इक्वल टू 27 बाई 15, तो किस टेबल में 3 9 जा 3 5 जा तो 9 बाई 5, इसीलिए x इक्वल टू 1 बाई 3 और y इक्वल टू 9 बाई 5। यही बच्चों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इस तरीके से हम लोग इस मेथड से वज्रघूर्ण विधि से पहला क्वेश्चन देख लिए, इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेंगे। इसको लिख लीजिए सभी लोग। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से वज्रघूर्ण विधि का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखे, सेम प्रोसेस हम लोग का सेकंड में भी होगा। तो किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का पहला समीकरण यहाँ पे लिख लीजिए आंसर। अब आंसर में हम लोग किस तरीके से 8x, इसमें भी सारे टर्म्स को लेफ्ट में लिखना है, 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, तो लेफ्ट में 9 ले जाइए तो प्लस से माइनस में। उसी तरीके से सेकेंड वाले में 3x प्लस 2y इक्वल टू के बाद 4, तो -4 इक्वल टू 0। यहाँ तक बच्चों हम लोग देख लिए पहला इक्वेशन 8x प्लस 5y इक्वल टू -9 इक्वल टू 0, फिर दूसरा। और अब हम लोग देखेंगे सेम मेथड जैसे हम लोग पिछले वाले में, यहाँ लिखिए x, फिर लिखिए y, फिर लिखिए 1। x वाले को ढक दीजिएगा तो बचेगा 5 और 2, तो लिख लीजिए एक तरफ 5 और 2 -9 -4। y वाले के एक तरफ -9 -4 दिख रहा है, दूसरे तरफ के लिए फिर 8 और 3। y 1 कांस्टेंट के लिए तो ढक दीजिएगा तो
एक तरफ 1 की एक तरफ 8 3 लिखा हुआ है, -5 और 5 और 2, 5 और 2। अब आगे देखिए इसके बाद वाले स्टेप में x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय x के साथ देखिए क्या आएगा, फिर सेम वर्क 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 -2 इंटू -9, y के साथ -9 इंटू 3 -9 इंटू 3 -4 इंटू 8, 1 के साथ 8 इंटू 2 -3 इंटू 5। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 5 4 जा -20 प्लस 2 9 जा 18 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27 माइनस 4 4 8 जा 32 1 बाय 8 2 जा 16 माइनस 3 5 जा 15। तो बच्चों हम लोग इस तरीके से अब अगले स्टेप में कितना, दिस इम्प्लॉइज x बाय 18 में से 20 -2, y बाय 32 में से 27, 5 1 बाय 1, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 1 और 3 से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग का एक टर्म से x के साथ y के साथ और कांस्टेंट, तो x वाले को कांस्टेंट के साथ सिंप्लीफाई करिए, x का वैल्यू मिल जाएगा x बाय -2 इक्वल टू 1 बाय 1, x इक्वल टू -2 एवं 2 और 3 से 2 में y बाय 5 इक्वल टू 1 बाय 1, y इक्वल टू 5, इसीलिए x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। यही हम लोग का हो गया बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वज्र गुणन विधि से हम लोग किस तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने का काम करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम किया जाए तो उसको हम लोग देख लिया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से कुछ तरह के वर्ड प्रॉब्लम को बनाने का काम जो वो करते हैं, क्योंकि हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन जो है वो बच्चों हम लोग का 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग का इस एक्सरसाइज से पूछा जाता है। तो जिस वजह से हम लोग का क्या है वो समझना जो है वो ज़रूरी है, और उसको समझने के लिए हम लोग का इसमें रैखिक समीकरण को बनाने के लिए जितना भी मेथड था वो सभी भी हम लोग का ज़रूरी है। और एक बात बता दें कि इसके अलावा भी हम लोग का एक जो है वो ग्राफिकल मेथड होता है, जिससे हम लोग का एक क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस होता है कि पूछा जाता है, तो जिसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो जो वो लेके आएंगे, इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग इससे आगे कुछ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को देखने का काम जो वो करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, 4 कुर्सी और 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है और 5 कुर्सी और 2 टेबल की कीमत 1750 रुपया है। एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत क्या होगी। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि माना एक कुर्सी की कीमत रुपया x है एवं एक टेबल की कीमत रुपया y है। अब लिखिए प्रश्नानुसार, जैसे बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्या है, अगर एक कुर्सी अगर 20 रुपया में दे रहा है एक कुर्सी, तो 2 कुर्सी के लिए कितना है 2 गुना 20, 3 कुर्सी के लिए 3 गुना 20। तो अगर 4 कुर्सी खरीद रहे थे तो 4 गुना x, एक कुर्सी का कीमत 4x और 3 टेबल था तो 3y। पैसा कितना लग रहा था 4 कुर्सी और 3 टेबल का, तो बच्चों 4 कुर्सी और 3 टेबल का दाम लग रहा था 2100 रुपया। और उसी प्रकार दूसरे केस में क्या था 5 कुर्सी और 2 टेबल, तो 5 कुर्सी 5x, 2 टेबल 2y, पैसा 1750 रुपया। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या किए कि दोनों हम लोग समीकरण देख लिए, ये पहला और ये दूसरा। बच्चों हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी अगर हम लोग रैखिक समीकरण को अगर अपने मन से सॉल्व करना हो और मेथड हम लोग अगर खुद से सोचना हो, तो उसमें हम लोग का क्या होता है कि प्रतिस्थापन नहीं, इसमें हम लोग का दूसरा नंबर जो हम लोग का विलोपन विधि जो है वो हम लोग का काफ़ी ज़्यादा जो है वो सटीक आंसर उससे हम लोग को आता है। और विलोपन विधि को ही लुप्तीकरण विधि के नाम से भी जानते हैं।
जैसे देखिए दोनों में हम लोग का एक्स वाले के साथ 4 और यहाँ पे वाई एक्स वाले के साथ 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो देखिए अगर हम लोग वाई वाले के बारे में सोचे यहाँ पे, तो देखिए या तो हम लोग वाई वाले में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ना तो हम लोग 3 को 2 बना सकते हैं, ना तो 2 को 3 बना सकते हैं। तो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, मतलब पहले वाले में 3 था तो उसको मल्टीप्लाई दूसरे समीकरण में, और दूसरे में 2 तो मल्टीप्लाई पहले वाले में। मतलब यहाँ पे पहले वाले में 3 था तो दूसरे वाले में मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 2 था तो पहले वाले में। अब लिखिए समीकरण 1 गुना कितना 2 माइनस समीकरण 2 गुना 3 से। माइनस क्यों किए, क्योंकि ये भी y प्लस में और ये भी y प्लस में, दोनों सेम साइन में कटता नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 दूना 8x, 3 दूना 6y, 21 को 2 से तो 4200, 3 से मल्टीप्लाई तो 3 पंचे 15x, 3 दूना 6y, 50 को 3 से तो 150, 17 × 51 1 52। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग का वही टर्म समझना होता है कि हम लोग क्यों माइनस किए थे। देखिए ये भी 6y प्लस में, ये भी 6y प्लस में, तो दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें तो 6 और 6 मिला करके 12y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करिए। साइन चेंज कब होता है, जब हम लोग माइनस करते हैं। तो माइनस करिएगा तो ये दोनों कैंसिल, 8 में से 15 जाएगा तो बच्चों कितना, 8 में से 15 जाएगा तो -7x, और इसमें माइनस करिएगा तो देखिए 4200 छोटा और 5250 बड़ा है, तो 5250 में से 4200 को माइनस करिए तो मिलेगा 1050, बड़े वाले का साइन माइनस, x इक्वल टू -1050 बाई -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 के टेबल में 15 150, x बराबर 150। यही काम अब हम लोग कोई भी समीकरण में रखिए। तो समीकरण 1 में हमेशा हम लोग लगभग 1 में ही रखते हैं। तो समीकरण 1 में किसका मान, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2100, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 150, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 2100, 150 को 4 से 600 प्लस 3y 2100, 3y इक्वल टू 2100 माइनस 600, y बराबर 1500 बट्टा 3, तो y बराबर कितना 500, तो y इक्वल टू 500। इसीलिए देखिए x किसको माने थे, एक कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत x बराबर रुपया, x बराबर 150 और एक टेबल की कीमत रुपया, y बराबर 500 आंसर। अब यहाँ पे बच्चों एक टर्म्स और हम लोग जान जाए क्या, कि कभी भी अगर हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जब वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं तो क्वेश्चन में देखिए क्या फाइंड आउट क्या करना है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर देना ही हम लोग का आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत पूछ रहा था, तो एक कुर्सी का दाम 150 और एक टेबल का 500। तो इसको सभी लोग बना लीजिएगा, कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो बच्चों हम लोग का ये क्वेश्चन भी एक यूनिक क्वेश्चन ही है। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy एवं 2x प्लस 4y इक्वल टू 5x, दोनों में हम लोग का देखिए क्या है। अब तक हम लोग क्वेश्चन बनाते थे जैसे, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू मिलता था मान लो 10, तो ये एक जगह x वाला एक जगह y वाला, और एक टर्म्स में हम लोग का वैसा होता था जिसमें x और y वाला टर्म्स नहीं दिखता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे भी x वाला y वाला और दूसरे तरफ भी हम लोग का x या y वाला टर्म्स दिख ही रहा है। तो हम लोग देखिए इस टर्म्स को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखिए आंसर, तो क्या था 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, xy को यहाँ से इस तरफ लाइए, तो 6x प्लस 3y बाई xy इक्वल टू 6, तो 6x बाई xy 3y बाई xy इक्वल टू 6, x कैंसिल y से, तो 6 बाई वाई प्लस 3 बाई एक्स इक्वल टू 6, एवं दूसरे समीकरण को तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, xy को दूसरे तरफ तो 2x प्लस 4y बाई xy इक्वल टू 5, 2x बाई xy प्लस 4y बाई xy इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए
एक्स वाला टर्म्स एक्स वाले के साथ, वाई वाला वाई वाले के साथ, तो 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग आखिर काम किए क्या हैं और उससे हम लोग को फायदा क्या मिला है। देखिए यहाँ पे हम लोग का वाई वाला टर्म्स एक्स वाला टर्म्स कांस्टेंट, वाई वाला एक्स वाला और कांस्टेंट। तो देखिए इसको बना दिए समीकरण 1, ये समीकरण 2। यहाँ पे वाई वाले के साथ ऊपर 6 है और यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 6 को 2 तो नहीं बना सकते, लेकिन 2 को क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बना सकते हैं। यहाँ पे क्या किया बच्चों, वाई वाले को इक्वल किया, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई जो हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 गुना 1 माइनस समीकरण 2 गुना 3 से, एक को एक से तो सेम रह जाएगा, 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6। दूसरे वाले को 3 से तो 3 2 जा 6/y प्लस 4 3 जा 12/x 5 3 जा 15। यहाँ तक करने के बाद बच्चों क्या देख रहे हैं हम लोग कि दोनों इक्वेशन में x वाला टर्म्स जो है वो हम लोग को सेम मिल गया। चलो y वाला साइन चेंज करिए, ये टर्म्स इसको काट दिया, 3/x माइनस 12/x, 3/x माइनस 12/x इक्वल टू 6 माइनस 15, 3 माइनस 12 माइनस 9, माइनस 9/x माइनस 9 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 9x माइनस 9/-9 x इक्वल टू 1, माइनस माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, x इक्वल टू 1। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, तो 6/y प्लस 3/x का वैल्यू 1 इक्वल टू 6, 6/y प्लस 3 इक्वल टू 6, 6/y इक्वल टू 6 माइनस 3, ये 3 प्लस से उस तरफ जाएगा तो माइनस में 6/y इक्वल टू 3, 6 इक्वल टू 3y, 6/3 इक्वल टू y, y इक्वल टू 3 2 जा 6। इसीलिए x बराबर 1 और y बराबर 2, यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे, इसको लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग उसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रहा है कि कक्षा x में, मतलब कक्षा 10 में टोटल कितने बच्चे, तो 10 छात्र जो है वो गणित के कोई एग्जीबिशन में या फिर हम लोग गणित के कोई प्रश्नावली में भाग लेते हैं, जिसमें से क्या दे रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसके लिए हम लोग को समीकरण लिखना है। अब ऐसे ये क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि जब समीकरण सिर्फ लिखने के लिए बोला जाए तो ये क्वेश्चन हम लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वो 2 नंबर का क्वेश्चन जो वो पूछा जाएगा, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में सॉल्व भी करना होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, माना आंसर लिख लीजिए पहले, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना x एवं लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार तो देखिए क्या हो जाएगा, टोटल कितने बच्चे थे 10, मतलब लड़का और लड़की को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई बराबर 10, ये हम लोग का समीकरण 1। एवं क्या बताया गया कि लड़कियों की संख्या कितना है, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कियों की संख्या y जो है लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, यही हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग को इसमें अगर समीकरण लिखना था तो यही हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2। और अगर इसको सॉल्व करना होता तो क्या करते कि दोनों समीकरण को हम लोग ऐड कर लेते, एक्स से एक्स कट जाता है, वाई प्लस वाई कितना हो जाता है, अगर हम लोग मान लो सॉल्व करना होता तो क्या होता है समीकरण 1 प्लस 2 से, तो x प्लस वाई बराबर 10 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4, दोनों को ऐड करते कट जाता है 2y इक्वल टू 14, y इक्वल टू 2 के टर्म में 7 बार में कट जाता है, y इक्वल टू 7, x इक्वल टू किसी में भी पुट कर लेते तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाता है। ये तो हम लोग तब करते जब हम लोग को समीकरण सॉल्व करना होता है, इसमें बस हम लोग का समीकरण लिखना था, तो यही हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1 और यही हो जाएगा दूसरा समीकरण। सॉल्व नहीं करना तो नीचे वाला लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए, इसको सभी लोग लिख लीजिए।
उसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग का क्या दे रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करें। तो यहाँ पे भी हम लोग दो संख्या से रिलेटेड है, तो आंसर में लिखिए माना दो संख्या कितना है, x एवं y। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि मान लेते हैं क्या कि x हम लोग का बड़ा है और y हम लोग का छोटा है, जिससे क्या होगा कि आगे हम लोग का किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तब देखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार अब देखिए क्या हो जाएगा। दोनों का अंतर कितने का, 26 का, x बड़ा y छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू 26, समीकरण 1। एवं दूसरा इंफॉर्मेशन, एक संख्या दूसरी का 3 गुना है, जो बड़ा संख्या है वो क्या है, y का 3 गुना है। पहला समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 26, दूसरा समीकरण x इक्वल टू 3y। तो लिखिए, इसके बाद क्या करिए, देखिए एक तो हम लोग का प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं और दूसरा हम लोग इसको विलोपन या फिर लुप्तीकरण विधि से भी बना सकते हैं। तो लुप्तीकरण के लिए इससे आगे एक स्टेप करना पड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं। तो लिखिए प्रतिस्थापन के लिए हम लोग क्यों बनाएंगे, देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब ऐसा क्यों किएगा अचानक से हम लोग, प्रतिस्थापन विधि क्यों याद आ गया, देखिए यहाँ पे क्या है, एक समीकरण तो हम लोग का जो जैसे दे रहा था ठीक है, दूसरे में हम लोग का x का वैल्यू y के टर्म्स में दिया हुआ है। तो क्या देखिए x का वैल्यू अगर y के टर्म्स में या y का वैल्यू x के टर्म्स में डायरेक्ट दे रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि x के बदले कितना 3y, समीकरण 1 में x माइनस वाई, तो x का वैल्यू 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/2, y इक्वल टू 2 के टेबल में 13 बार में। y का जब मिल गया तो समीकरण 1 में अब समीकरण 2 में रख लीजिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, x इक्वल टू 3, y का वैल्यू 13, x इक्वल टू 39, इसीलिए x बराबर 39, y इक्वल टू 13। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग अब इससे आगे हम लोग भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। तो क्या हम लोग का भिन्न से रिलेटेड, तो भिन्न में हम लोग का क्या होता है, दो टर्म्स होता है, जैसे a बाई बी कोई भिन्न है, जैसे हम लोग का ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, इंग्लिश में नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग लिखिए आंसर, माना अंश बराबर x एवं हर बराबर y, इसीलिए भिन्न क्या हो जाएगा, देखिए अंश को ऊपर लिखो, हर को नीचे लिखो प्रश्नानुसार। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में दे रहा था x बाय वाई भिन्न था, करना क्या है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर, दोनों में 2 जोड़िए तो +2 यहाँ पे भी +2 यहाँ पे भी, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो भिन्न दे रहा था 9/11, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, 11x प्लस 11 दूना 22, 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y 18 माइनस तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। एवं दूसरा इंफॉर्मेशन, दोनों में 3 जोड़िए तो x प्लस 3 y प्लस 3 बराबर 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, तो 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 6x माइनस 5y, तो 6x माइनस 5y 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। मतलब 2 इंफॉर्मेशन
दो समीकरण, दोनों समीकरण को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू लाना है। देखते हैं, यहाँ पे हम लोग का एक्स वाले के साथ पहला हम लोग का क्या था 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 और दूसरा था 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। दोनों को इक्वल अगर बनाना हो, मान लो एक्स वाले को इक्वल करना है तो इसको 6 से, इसको 11 से, क्योंकि हम लोग का एक 11 यहाँ पे है और यहाँ पे 6 तो ऊपर 11 तो नीचे। लिखिए समीकरण 1 गुना कितने से 6 और 2 को 11 से, 1 गुना 6 माइनस समीकरण 2 गुना 11 से, 1 को 6 से तो 6 11 जा 66 x माइनस 9 6 जा 54 y इक्वल टू -24, 11 को 6 से 66 x, 11 को 5 से 55 y, 3 को 11 से -33। अब देखिए बच्चों क्या मिलेगा, साइन चेंज करिए, ये कैंसिल, 55 में से 54, y इक्वल टू 33 में से 24 जाएगा तो 9। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो बच्चों समीकरण 1 क्या था 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9 इंटू वाई का वैल्यू 9 इक्वल टू -4, 11x माइनस 81 इक्वल टू -4, 11x इक्वल टू -4 प्लस x इक्वल टू 77/11 7। x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया, इसीलिए भिन्न। तो बच्चों भिन्न कितना था x बट्टा वाई, तो लिखिए x बट्टा वाई बराबर x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 9, 7/9 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग ऐसा पूछा था भिन्न का मान ज्ञात करें, तो यही हम लोग का आंसर हो गया है। इसको सभी लोग लिख लेंगे, अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो बच्चों हम लोग उसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इसमें भी हम लोग का भिन्न से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो वो दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है कब, जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए, 1 घटा दिया जाता है, और उसी भिन्न का वैल्यू 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है, तो लिखेंगे आंसर में माना अंश x और हर कितना y, इसीलिए भिन्न बराबर x/y। अब लिखिए प्रश्नानुसार जब उसके, देखिए यही हम लोग का भिन्न था x/y, क्या बताया गया अंश में से 1 घटाना है, y में कुछ नहीं, हर में कुछ नहीं करना, इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। एवं अब क्या दे रहा है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिए, x बाय वाई भिन्न था, हर में 8 जोड़ दीजिए तो वैल्यू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4x y प्लस 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, यही समीकरण 2। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या करना है, तो जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में तो हम लोग अलग तरीके से बनाए, क्योंकि x और y हम लोग अलग अलग टाइप का दिख रहा था, इक्वल बनाना पड़ा। इसमें हम लोग का यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y, तो लिख लीजिए समीकरण 1 माइनस 2 से, एक क्या था 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, साइन चेंज करिए, y से y कैंसिल, 3 में से 4 माइनस एक्स -5, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 5। एवं या समीकरण 1 में किसका x का मान रखने पर, समीकरण 1 3x माइनस वाई, x का वैल्यू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 माइनस 3 इक्वल टू, तो y इक्वल टू 12, इसीलिए भिन्न बराबर x/y, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 12, यही हम लोग का इसका बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इस तरीके से हम लोग 2 क्वेश्चन हम फ्रैक्शन से रिलेटेड मतलब भिन्न से रिलेटेड 2 क्वेश्चन को हम लोग बनाने का काम किए। आशा करता हूँ कि आप लोग को भिन्न से रिलेटेड अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग बनाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिख लीजिए इसको। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन देख लें जिसमें हम लोग का 2 अंकों की एक संख्या से रिलेटेड है।
तो 2 अंकों की संख्या जैसे हम लोग लिखते हैं 47, तो ये हम लोग का हो गया इकाई और दूसरा हो गया दहाई। तो 2 अंकों की संख्या हम लोग जैसे 47 बना कैसे, तो दहाई वाले अंक को 10 से गुना किए, तो 10 गुना 4 और उसमें इकाई वाले को जोड़े, और अंक पलटने पर नंबर क्या हो जाएगा, तो 74। 47 में डिजिट रिवर्स करिएगा तो जो 4 हम लोग का दहाई पे था आ जाएगा इकाई पे और 7 चल जाएगा दहाई पे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 7 गुना 10 प्लस 4, मतलब जो पहले इकाई था अब जब अंक पलट दिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इकाई वाला दहाई बन जाता है और दहाई वाला इकाई बन जाता है। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे, दे रहा है क्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं, तो संख्या बताएं। तो माना इकाई बराबर x एवं दहाई बराबर y, इसीलिए संख्या बराबर, तो दहाई वाले को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 10y, इकाई वाले को जोड़िए, एवं अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अब ये कितना हो जाएगा, तो दहाई वाला बन जाएगा इकाई, तो ये हम लोग का 10y प्लस x बन जाएगा 10x प्लस y। अब इससे आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 समीकरण बनाइए प्रश्नानुसार। अब देखिए क्या हो जाएगा, अंकों का योग कितना है 9 है, अंकों का योग कितना है 9, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9। समीकरण 1 हम लोग का सीधा सा x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्या बता रहा है, अगर हम लोग संख्या में 9 जोड़ दिए तो संख्या ओरिजिनल कितना था 10y प्लस x प्लस 9, तो संख्या का अंक पलट जाता है 10x प्लस वाई। 9 को उस तरफ ले जाइए तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू -9, x में से 10x माइनस 9x 9y माइनस 9, -9 को कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा x माइनस वाई। देखो -9 कॉमन लिए तो यहाँ पे x और माइनस माइनस प्लस और 9 को y से तो 9y इक्वल टू -9, x माइनस वाई इक्वल टू -9 बाय -9, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू 1, दोनों में हम लोग का y का कोफिशिएंट क्या है सेम है, तो लिख लीजिए समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 प्लस 2 से x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 बाई 2 पंचे 10, x इक्वल टू 5। समीकरण 1 से x का वैल्यू 5 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 5, y इक्वल टू 4। इसीलिए संख्या देखिए कितना हो जाएगा, संख्या था 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई का वैल्यू 4 प्लस एक्स का वैल्यू 5, तो 10 4 जा 40 प्लस 5 इक्वल टू 45। यही बच्चों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो बच्चों हम लोग उससे आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन बोट और स्ट्रीम से, मतलब धारा और नौ से रिलेटेड। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रहा है, एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल। अब यहाँ पे हम लोग का बोट और स्ट्रीम का जब क्वेश्चन आता है तो देखिए किस तरीके से, तो हम लोग उसमें माना शांत जल में नाव की या बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखिए, इसीलिए धारा की दिशा में नाव की चाल एवं धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का धारा और नाव से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो शांत जल में अगर नाव का चाल हम लोग का x दे रहा है और धारा अगर इधर हम लोग का y किलोमीटर पर आवर से बह रहा है और नाव भी अगर इधर ही से जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और जब धारा के विपरीत जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर
प्रति घंटा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। प्रश्नानुसार अब देखिए क्या हम लोग यहीं पे काम करेंगे। प्रश्नानुसार पहले केस में क्या दे रहा है, 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तो x माइनस वाई, प्लस 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल तो x प्लस वाई। टाइम लग रहा था कितना, 7 घंटा। ये समीकरण 1। एवं देखिए ये जाने में लगा समय और ये आने में लगा समय, टोटल 7 घंटा। सेकेंड केस में वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जा रहा है, 21 बट्टा एक्स माइनस वाई प्लस 21 बट्टा एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, तो 5 घंटा। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या किए कि दो समीकरण हम लोग बना लिए। एक बार जब 30 किलोमीटर धारा के विपरीत और 28 किलोमीटर धारा के साथ तो 7 घंटा, 21 किलोमीटर धारा के विपरीत और उतना ही वापस आ रहे तो 5 घंटा। यहाँ तक अगर समझने में कोई दिक्कत नहीं हो तो हम लोग इससे आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का पहले में 28 और दूसरे में 21। 28 को 21 बनाना है, 21 को 28 बनाना संभव नहीं है, तो हम लोग कोई ऐसा नंबर जिससे हम लोग दोनों इक्वल हो जाए। तो 28 वाले को 3 से तो 28 या 84 और 21 वाले को, वैसे 28 और 21 का एलसीएम क्या होता है, तो 7 के टेबल में 3 बार में, 7 के टेबल में 4 बार में, 3 चौके 12 सते 84। 28 के टेबल में 3 बार में और 21 के टेबल में 4 बार में। तो यही बात को लिख लीजिए, समीकरण 1 गुना 3 माइनस समीकरण 2 गुना 4 से, 2 गुना 4 से। पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 30 या 90 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 84 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 21। और दूसरे वाले को 4 से तो 21 चौके 84 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 21 चौके 84 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 चौके 20। अब हम लोग यहाँ पे क्या करिए, साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल। 90 बट्टा एक्स माइनस वाई, 90 बाई एक्स माइनस वाई माइनस 84 बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर 21 में से 20। एक एक्स माइनस वाई एलसीएम 90 माइनस 84 इक्वल टू 1, 6 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यही हो जाएगा हम लोग का 2 के बाद समीकरण 3। तो बच्चे आप लोग क्या करिए, इसको सभी लोग लिख लीजिए, समीकरण 3 तक हो गया। फिर हम लोग यही एक्स माइनस वाई का वैल्यू ये दोनों में से कहीं पे पुट करेंगे तो हम लोग को क्या होगा कि दूसरा समीकरण हम लोग का मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई का कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग इससे आगे इसका रिमेनिंग पार्ट जो अभी हम लोगों का बचा हुआ जिसको हम लोग देखने का काम करेंगे, इसको लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग यही एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू मिला था वो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में किसका, तो एक्स माइनस वाई का मान रखने पर 30 बट्टा एक्स माइनस वाई, तो 30 बट्टा एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना मिला, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 6 प्लस 28 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। 6 के टेबल में 5 बार में 30, तो 28 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 माइनस 5। 28 बट्टा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अगले स्टेप में 28 इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, 28 बट्टा 2 बराबर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, 2 के टेबल में 14 टाइम। इसको बना लीजिए समीकरण 4। समीकरण 3 में हम लोग का था एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 और 4 में था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। अब देखिए समीकरण 3 प्लस 4 से, तो 3 में था एक्स माइनस वाई बराबर 6 और 4 में था एक्स प्लस वाई बराबर 14। वाई से वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 20, एक्स इक्वल टू 20 बाई 2, 2 के टेबल में x इक्वल टू 10, x का वैल्यू मिल जाएगा। इसीलिए समीकरण 3 से x माइनस वाई बराबर 6, 10 माइनस वाई बराबर 6, 10 माइनस 6 इक्वल टू वाई इक्वल टू 4, x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 4। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक स्टेप और बस लिख लेंगे। इसीलिए शांत जल में नाव की चाल बराबर x का वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर
एवं धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। यही हम लोग का हो जाएगा इसका बच्चों आंसर। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। और एक बात बता दें कि अगर इन केस की ये क्वेश्चन अगर हम लोग के एग्जाम में पूछा जाए तो 5 मार्क्स का जो एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए और समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। बच्चों अब हम लोग इसी का एक और क्वेश्चन देख ले जिसमें हम लोग का क्या है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो माना पिता की वर्तमान आयु कितना x वर्ष एवं पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब क्या पूछ रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। अगर बच्चों अभी किसी व्यक्ति का एज x है तो 5 साल पहले कितना x माइनस 5 वर्ष और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या गुना है 7 गुनी। तो पिता की आयु जो है 7 गुनी पुत्र की आयु। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस x माइनस 7y। x हम लोग का इधर ही और 7y उस तरफ से उस तरफ। 5 माइनस में तो प्लस में 5 माइनस तो x माइनस 7y इक्वल टू 5 में से 35 तो माइनस। एवं क्या पूछ रहा है फिर 5 वर्ष बाद एवं 5 वर्ष बाद पिता की आयु। अगर किसी भी पर्सन का अगर अभी एज x है तो 5 साल बाद कितना x प्लस 5 वर्ष एवं पुत्र की आयु कितना हो जाएगा तो y प्लस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 वर्ष बाद कितना 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु तो x प्लस 5 जो है वो 3 टाइम्स y प्लस 5। आगे x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15 x माइनस 3y 15 माइनस 5 x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए दोनों में हम लोग का x के साथ सेम है तो समीकरण 1 माइनस 2 से तो समीकरण 1 x माइनस 7y बराबर माइनस 30 x माइनस 3y बराबर 10। साइन चेंज करिए x से x कैंसिल 3 में से 7 माइनस 4y माइनस 40 y बराबर माइनस 40 बट्टा माइनस 4 y बराबर 10। समीकरण 1 से एक क्या था x माइनस 7y x माइनस 7 गुना 30 7 गुना y का वैल्यू 10 बराबर माइनस 30 x माइनस 70 माइनस 30 x इक्वल टू 70 माइनस 30 x बराबर 40। इसीलिए क्वेश्चन में हम लोगों से पिता और पुत्र की वर्तमान आयु जो वो पूछ रहा था। तो पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र का y। तो पिता की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन को बनाने का काम कर लिए। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही आप लोग के लिए जो है वो रिजल्ट बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि अब जो है एग्जाम के लिए भी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और इस चैप्टर से जो हम लोग का 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन जैसा कि स्टार्टिंग में भी बताया गया था कि पूछा जाता है। और इसके बाद अब हम लोग अगला वीडियो देखेंगे द्विघात समीकरण से रिलेटेड। इसको सभी लोग लिख लीजिएगा।